नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश भर में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। चुनावी माहौल के बीच में तमाम नेता प्रचार प्रसार की ओर लगातार चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, कुछ महीने पहले ही चुनाव हुए हैं और उसमें भाजपा को बड़ी जीत मिली। तो भाजपा की इस बड़ी जीत के सूत्रधार इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। नितिन नवीन जी। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपको बधाई दे दूं कि आप मंत्री बन गए और सह प्रभारी सब छत्तीसगढ़ का पूरा प्रभार आपके पास आ गया। देखिए, पार्टी में अपने अपने कामों को जो दायित्व मिले उसको सही ढंग से करना चाहिए और पार्टी अपनी अपनी हर समय अपनी अपनी भूमिका देती रहती है। मेरा ये मानना है कि आप अपने काम के प्रति कमिटेड रहिए और पार्टी उसके बाद जो निर्णय करेगी, जो भी काम देगी, वो निश्चित रूप से आपको बेहतर और परिणाम देगा। पिछली बार आप आए थे जब सह प्रभारी बनकर, तब बीजेपी को लेकर बहुत सारी नेगेटिव बातें हुआ करती थी। हर कोई अंदरूनी कलह या और भी बीजेपी को दौड़ में भी नहीं माना जाता था, लेकिन एक बड़ी जीत आप लोगों ने हासिल की। क्या आपको लग रहा था उस समय जब आप आए थे, और अब जीतने के बाद आपसे मेरी बातचीत हो रही है, क्या रिएक्शन? मेरी एक आपके साथ इंटरव्यू हुई थी, उस समय भी मैं उस समय भी आश्वस्त था कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो ज़मीन पे पूरी तरह से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार खड़ा है। और हम लोगों ने उस समय उनको कार्यक्रम दिया, कार्यक्रम और उस कार्यशैली को कि भाई काम हर आदमी को करना पड़ेगा। और मेरा मानना है इसी से पूरी राज्य में जो एक पूरी तरह से भ्रष्टाचार का वातावरण था, सरकार की नाकामी का वातावरण था, और सामने में कहीं ना कहीं एक ऐसा नेतृत्व था जो छत्तीसगढ़ को छलने में लगा हुआ था। और ये बातें जनता यहाँ की थोड़ा शांत स्वभाव की है, वो बोलती नहीं लेकिन समझती बहुत बेहतर है। कई जगहों पे जनता थोड़ा तुरंत में आक्रोशित होती है, लेकिन यहाँ की जनता सरल और शांत भाव से चीज़ों को समझने के बाद अपना जो भी रिएक्शन है वो सही समय पर देती है। और मेरा यही मानना है कि छत्तीसगढ़ में जब हम लोग आए और जब छोटे छोटे कार्यक्रमों में जनता का समर्थन, वर्कर्स की उत्साह दिखा, तो मुझे तो उस समय लग गया था कि ये वातावरण बहुत नीचे तक जाएगा। अगर हम सही कार्यक्रम से सही दिशा में बढ़ेंगे तो एक ऐसा परिणाम होगा जिसकी कल्पना शायद लोगों ने नहीं की थी। और मुझे बहुत स्पष्ट अनुमान है कि जब हम लोगों ने इस विषय पर जब कहा कि भाई भूपेश की सरकार जा सकती है, तो लोगों को ये हमेशा लगता था कि ये बातें दूर का सपना है। लेकिन हम जब नज़दीक से देखते थे कि चाहे वो गोठान का पोल खोल कार्यक्रम हो, जनता में जो तीव्र आक्रोश था, चाहे वो मोर आवास मोर अधिकार में जनता में जो आक्रोश था, जिस प्रकार के करप्शन अपने आप में इसका नेचर जो कांग्रेस का है वो इस सरकार का भी नेचर हो गया था। तो चीज़ें ऐसी सामने से दिख रही थी कि ये सरकार ज़मीन पे कहीं नहीं है। एक छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पर एक सेंटीमेंट को उभार कर किसी तरह सरकार चल रही थी, पर किसी छत्तीसगढ़ की जनता का भला नहीं हो रहा था। न सड़कें बनती थी, न पानी की कोई सुविधा थी, न कोई बिजली में ध्यान पड़ रहा था। कहीं भी सरकार का ध्यान जनता के सरोकार से नहीं, अपने व्यापार में था। और मुझे लगा कि ये सारे मुद्दे थे जिसको सही ढंग से आंदोलन से भुनाने से, युवाओं का जो मुद्दा था, पहली बार इस राज्य में एससी समाज के लड़के विवश होकर नंग ढंग प्रदर्शन किए। चाहे भारत के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इतनी बड़ी चीज़ें हुई होंगी। तो जो आक्रोश था वो अपने आप में बहुत बड़ा था। तो मुझे इसलिए इसका पूरा अनुमान था कि कहीं ना कहीं अगर हम बेहतर तरीके से काम करेंगे, एक टीम वर्क में काम करेंगे, तो हमको रिजल्ट मिलेगा। जीत के बाद केंद्रीय नेतृत्व का क्या रिएक्शन था आपकी जब पहली मुलाकात हुई, बात हुई? देखिए, ये तो पूरे केंद्रीय नेतृत्व का ही दिशा पे, उनके निर्देश पे हम लोगों ने काम किया। मोदी गारंटी जो योजना थी, जिस प्रकार से उसको पार्टी ने लाया सामने जनता के बीच में, तो निश्चित रूप से वो पार्टी का जो विजन था वो जनता ने एक्सेप्ट किया। जहाँ हम महिलाओं की बात करें हों, हम युवाओं की बात करें हों, तो कहीं मोदी और माननीय अपने वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं का जो विश्वास है जनता के बीच में, वो हमको काम आया। और जब मिलने का मौका मिला तो निश्चित रूप से सबके चेहरे में ये थी कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा परिणाम है जो उम्मीद से कहीं अलग था। और लोगों को लगता था कि नहीं, छत्तीसगढ़ भूपेश की सरकार नहीं जा सकती है, लेकिन मुझे मालूम था कि छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा उन पर नहीं है, और वो परिणाम में दिखा भी आपको। बिल्कुल, मोदी गारंटी शब्द मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुआ है, जो अब देश भर में जा रहा है।
जरूर ये शब्द शुरुआत तो छत्तीसगढ़ से ही हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो विश्वास है वो इस गारंटी से दिख रहा है कि मोदी केवल बोलते नहीं, गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। तो वो तो पिछले 100 दिनों में विष्णुदेव साय की सरकार ने करके भी दिखाया। और ऐसे भी देखिए मोदी जी ने जब जब जो चीज़ों को उठाया, चाहे वो स्वच्छता मिशन हो, चाहे वो शौचालय योजना हो, चाहे घर घर अनाज पहुंचाना हो, चाहे कोरोना जैसे आपदा में खड़ा होकर प्रधान सेवक के रूप में काम करना हो, तो लोगों का एक जनमानस में कि अगर मोदी जी कह दिए तो इसका मतलब ये चीज़ें होंगी। तो ये विश्वास है कि जन नेता के बारे में इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में हो। मैं शायद मेरे जीवन में या पहले जो इतिहास रहा है, इतना बड़ा नेता नेतृत्व करता नहीं हो जिसकी एक आवाज़ से पूरा देश, अगर आपको याद होगा कोरोना कालखंड, तो उन्होंने कहा कि हम थाली बजाकर चीज़ों का करेंगे, तो पूरा देश 24 घंटे के लिए उन्होंने जनता से आह्वान किया कि आप घर से नहीं निकलेंगे। तो केवल उसके आह्वान मात्र से पूरा देश अपने अपने घर में थम जाए, वो दृश्य अगर आपकी कल्पना में होगा या ध्यान में होगा, तो सामान्य व्यक्ति के कहने से या किसी भी बड़े नेता के कहने से नहीं, कहीं ना कहीं एक अलग कनेक्शन है जनता और उनके खुद के बीच में, जो कहीं ना कहीं उनके एक शब्द से जनता 24 घंटे तक सब चीज़ छोड़ के अपने आप को अलग कर लेती है। ये बहुत ही अलग नेतृत्व है। आप लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं सरकार बनने के बाद भी, क्या आप समीक्षा भी करते होंगे? क्या रिपोर्ट है आपके हिसाब से? देखिए, हम लोगों को छत्तीसगढ़ के जब हम सह प्रभारी रहे हैं तो मुझे संगठन का भी काम मिला हुआ है। और अभी पार्टी ने जब चुनाव की प्रक्रिया में मुझे लगाया कि नितिन जी आपको देखना है, तो पार्टी के जो दायित्व मिला है उसको हम पूरी तरह से नीचे तक क्या जो कार्यप्रणाली होनी चाहिए। और हम जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, हम लोग 24/7 काम करते हैं। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि सरकार आती है वो एक अलग विषय है, वो प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग संगठन में हमेशा अपने आप को सक्रिय रखते हैं। और यही कारण है कि आज भाजपा का संगठन पूरी तरह से, आप चुनाव के ही मोड को देखिए तो भाजपा ने पिछले 1.5 महीने में चुनाव के वो सारे जो मापदंड है उसके आधार पर हम बहुत आगे चल रहे हैं। और जनता में भी हमारी योजनाएं भी पहुंच रही हैं, हमारे विश्वास भी दिख रहे हैं। और चुनाव की पद्धति में हमारे कार्यकर्ता झंडा लगाने निकल गए, हमारे कार्यकर्ता पर लोगों के संपर्क में निकल गए, हमारे कार्यकर्ता अब पॉकेट मीटिंग और अन्य तरह के कार्यक्रमों में निकल गए, लाभार्थियों को संपर्क करना शुरू कर दिया। तो हम तो निश्चित रूप से अपनी रणनीति को 11 लोकसभा की दृष्टि से देख रहे हैं और हर लोकसभा का अपना भी नेचर होता है। तो उस नेचर से क्या हम वहाँ बेहतर और कर सकते हैं, वहाँ पर क्या समस्याएं हैं उसको कैसे और दूर कर सकते हैं, उस लेवल पे हम लोग जाके काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार 11 के 11 कमल छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मोदी के झोली में जाएगा। पर आप लोगों की इस विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े चेहरों को उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से उतरे हुए हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। यही भूपेश है ना जिसने छत्तीसगढ़ का भरोसा खत्म किया। यही वो भूपेश है ना जिसने भ्रष्टाचार में पूरे राज्य को की जनता का पैसा उगाही करने का काम किया। यही वो भूपेश है ना जिसने गंगा जल का कसम खाकर भी कांग्रेस के संकल्प पथ को ख़त्म किया। 36 वादों से सरकार आई थी, धोखा देने का काम किया, गोठान का कल्पना दिखाकर बड़े बड़े सपने दिखाए और वहाँ भी केवल धोखाधड़ी थी। तो ऐसी तो चीज़ें नहीं हैं। तो जो व्यक्ति खुद का भरोसा, अपनी सरकार का भरोसा नहीं स्थापित कर पाया, जिसने अपने ही नेताओं को ठग कर सत्ता का चाबी पाया, आपको तो याद होगा इनके बारे में कि कैसे कैसे ये अपने फॉर्म को भी जबरदस्ती अपने नाम का फॉर्म खरीद कर लेते थे। आज तो गए थे नांदगांव में, लोगों ने क्या कहा कि 5 साल तक आप सीएम हाउस से नहीं निकले, नांदगांव की चिंता नहीं की, नांदगांव में जो भी सरकार की संस्थाएं थी उसको उठा कर पाटन ले जाने में लगे हुए थे। और आज उस नांदगांव की जनता के पास जाके वोट मांग रहे हो। पार्टी के अंदर से भी कई लोग विरोध कर रहे हैं और एक सियासी शगुफा है, या कहें कि पार्टी के बड़े नेता भी नाराज़ हैं, तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि उनको निपटाने में लगे। देखिए, हम इस आधार पे कोई काम नहीं करते। ये तो उनके अपने कर्म हैं जो उनके साथ रहेंगे ही, जो उन्होंने अपने दूसरे नेताओं के साथ किया होगा। अब उनके प्रदेश अध्यक्ष को शिकस्त मिली, किन कारणों से मिली, कौन लोग उनके पीछे लगा था, तो उसके प्रदेश अध्यक्ष बता पाएंगे। बड़े बड़े नेताओं को निपटाने में लगे थे, तो जो आदमी निपटाने की राजनीति करता है वो भी निपटता है।
लेकिन हमारा देश कांग्रेस में क्या हो रहा है उसका विषय नहीं। हमारी योजनाएं जो 100 दिनों में मोदी की गारंटी को विष्णु देसाई सरकार ने पूरा किया, वो हमारा बेंचमार्क है। 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस प्रकार से पूरे देश को जोड़कर एक सूत्र में बांधकर विकास की योजनाओं से जोड़ा, गरीब के घर से जोड़ा, ये अपने आप में अतुलनीय है। तो हम उन विषयों को लेके जा रहे हैं और स्पष्ट रूप से जो आदमी खुद निराशा में, हताशा में हारा हुआ है, वो क्या इस छत्तीसगढ़ की जनता को कुछ नई उम्मीद देगा। और मैं तो कहता हूँ कि देश में तो किसी को कहीं दाग नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है, तो कोई व्यक्ति अपना वोट क्यों बर्बाद करेगा। नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत का एक विवादित बयान आया पीएम मोदी को लेकर कि हाथ में डंडा लेकर ऐसा आदमी चाहिए जो सर फोड़ सके। अब तो आप सोच सकते हैं कि एक पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का नेता इस प्रकार के मतलब अशोभनीय कह सकते हैं या अमर्यादित बयान देता हो, उस पार्टी का क्या स्वभाव और चरित्र बचा होगा। ये वही लोग हैं ना जो नरेंद्र मोदी के बारे में गुजरात में क्या क्या शब्द प्रयोग करते थे, 2019 में क्या शब्द का प्रयोग किया था, और जनता ने जैसा तमाचा मारा 19 में, उसके आहट अभी उनको उसकी आवाज़ भूल गए हैं क्या। दीजिए ना मोदी को गाली, और गाली दीजिए। सर फोड़ने की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री का, यही शब्द का प्रयोग होता है एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता होने के नाते। दुर्भाग्य है और छत्तीसगढ़ की जनता इस शब्द का जवाब देगी। मुझे कुछ नहीं कहना है, छत्तीसगढ़ की जनता जो जवाब देगी वो उनको समझ में आएगा, उसकी आवाज़ उनको बहुत लंबे दिन तक याद रहेगी। एक देश का प्रधान सेवक जो अपने पूरे जीवन को समर्पित करके इस देश को आगे बढ़ाने में लगा है, जिस व्यक्ति ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली हो अपने राजनीतिक दायित्वों से, जिस व्यक्ति ने एक कह सकते तप के रूप में इस देश की सेवा करने का संकल्प लिया है। हो सकता है विषय पर मतभेद होते हैं कि मैं ये चीज़ से सहमत नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के शब्द एक देश के प्रधानमंत्री के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की जो संस्कृति नीचे खत्म होती जा रही है, जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के जो नई संस्कृति कांग्रेस में ली है कि अब बिलो द बेल्ट हम बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं इनको एक नेताओं पर भी दिख रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से उनको याद दिलाऊंगा कि गुजरात की जनता से लेकर देश भर की जनता ने जवाब दिया है, और इस बार का तमाचा छत्तीसगढ़ की जनता आपके गाल पर मढ़ेगी, और वो भूलेगी नहीं कि उसके प्रधान सेवक के साथ किस तरह का शब्दों का प्रयोग आपने किया है। क्यों इस तरीके की भाषा इस्तेमाल हो रही है? पीएम मोदी को लगातार टारगेट कर रही है बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पर। जैसे जब आप मुद्दों से किसी को नहीं हरा पाते हैं, कोई डिबेट में आप खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, तो ये तो हताशा और निराशा है ना। आपकी कमी जो है उसको आप कहीं ना कहीं खुंदस शब्द का जो हम लोग प्रयोग इस तरह का, अरे आप मुद्दों पे आके लड़िए ना। किसी का माथा फोड़ा जाता है क्या राजनीति में? ये शब्द होता है क्या? आप बोलते कि नरेंद्र मोदी ने ये काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने ये नहीं किया, आप कहते कि नरेंद्र मोदी का ये नुकसान हुआ देश का, वो डिबेट का विषय हो सकता है। पर यह विषय हो सकता है क्या कि देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, किसी एक बड़े दल के राष्ट्रीय नेता के बारे में ये शब्द? आज विश्व का नेतृत्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व विश्व स्वीकार करता है। क्या देश के विश्व के पटल पर जाएगा? एक कांग्रेस पार्टी जिसने देश के 60 साल 70 साल राज किया, उसका पार्टी का नेता एक देश के प्रधानमंत्री के दूसरे दल के नेता के बारे में ये बोलता है? यह स्तर कांग्रेस का बचा है? इतना स्तरहीन राजनीति कांग्रेस अब कर रही है, अब जनता जवाब देगी। आप लोग भी क्या कोई शिकायत करेंगे ऑफिशियल इस पर? निश्चित रूप से हेटेड स्पीच का जो विषय है, उस निश्चित रूप से इसको इलेक्शन कमीशन में हम लोग लेके जाके रखेंगे, और इस हेटेड स्पीच के अगेंस्ट निश्चित रूप से उम्मीद करेंगे कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। हम विधानसभा छत्तीसगढ़ की बात करें, क्लीन स्वीप का आप लोग यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि 11 की 11 सीटें जीतेंगे। कौन से मुद्दे होंगे जिनको प्रमुख तौर पे आप आगे लेकर जाना चाहेंगे? पीएम मोदी का चेहरा तो है ही। देखिए, मैं तो आपको केंद्र सरकार की 10-12 जो बड़ी उपलब्धि रहेंगी उन विषयों को, बाकी तो ऐसे मैं 5,000-100 बोलूँ तो बोलते थे, लेकिन कुछ ऐसी योजना है जो सीधे सीधे जनता को जोड़ी। महिलाओं के लिए जो शौचालय बना, वो आज हर महिलाओं के दिल में उसकी जगह है। आज महिलाओं को जो अधिकार दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर बैंक के खाते में, वो महिलाओं का अधिकार। जिस प्रकार से अन्न योजना के अंतर्गत आपदा की घड़ी में इस देश के साथ खड़ा, और पिछले कई
दशकों से जो महिलाओं के विषय का राजनीति होती थी, आज महिलाओं के आंसू पोंछने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। 4 करोड़ गरीबों का आवास बनाया तो नरेंद्र मोदी ने बनाया। 12 करोड़ शौचालय दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया। 5 लाख आयुष्मान का विषय स्वास्थ्य बीमा दिया तो नरेंद्र मोदी ने दिया। तो ऐसी तो अनगिनत योजना है जो केंद्र की 10 साल के नरेंद्र मोदी की सरकार की है। आज देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी योजनाओं से, मोदी की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ सबके सामने है। इस देश में मात्र 72 एयरपोर्ट होते थे, आज सीधे 150 से ऊपर एयरपोर्ट है। रोड में हम 58,000 किलोमीटर की सड़कें नहीं जोड़ पाए, जो पिछले 60 सालों में जितने थे उससे जस्ट डबल सड़कें हम फिर से जोड़ लिए। पहले 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनती थी, आज 42 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनती हैं। आईटी और आईएम का लीजिएगा तो जितनी आईएम थे उसके दुगने आईटी आईएम्स लाए। एम्स में भी वृद्धि की गई। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, में अन्य चीज़ों का सुविधा हो, सब चीज़ में बढ़ा। तो देश विकास देख रहा है। जीएसटी के माध्यम से हम लोगों ने 1 नेशन 1 टैक्स के सिस्टम लाए, कितना है तो मचाया था इन लोगों ने। आज देश का रेवेन्यू बढ़ा तभी हम मजबूत हो पाए। आज हम 5th सबसे पावरफुल स्टेट इकोनॉमी में देश में हम हैं पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं ये ग्रोथ आपदा के बावजूद, कोरोना जैसा पीरियड के बावजूद, हमारा महंगाई दर आप देखिए, कांग्रेस का पूरा एवरेज देखिए और हमारा देखिए, जबकि कोरोना आपदा के बावजूद। तो हर चीज़ में जनता को, आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। एक बार बार सवाल कांग्रेस उठाती है ईडी को लेकर कि भाजपा ईडी को आगे करती है और उसी का विंग है, और अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री पर भी मामला दर्ज हुआ है। महादेव ऐप किसकी देन है? महादेव ऐप का पहला एफआईआर करने वाले लोग खुद अगर पकड़े जा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया? बिहार में चारा घोटाले किसने रजिस्टर्ड कराया था? अब उसके बाद किसकी सरकार थी दिल्ली में? अब उसमें चार्ज शीटेड आप हो गए, वही जांच हुआ, चार्ज के बाद आप जेल जा रहे, तो बीजेपी का देन है। गरीब जनता का पैसा ठगोगे भी और ये भी उम्मीद करोगे कि हम महल में रहें, वैसे लोगों का जगह जेल में ही है। और जो लोग जेल में हैं या बेल में हैं वो निश्चिंत रहें। नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया है, हम भ्रष्टाचारियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शेंगे, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। और जनता मोदी के साथ है। ये भ्रष्टाचारी जो है, जितने बंगाल, दिल्ली, यूपी, बिहार जो बैठे हुए हैं, ये सबको मालूम है कि अगर 24 में मोदी आ गया तो इनके भ्रष्टाचार नहीं छिपेंगे। ये कौन लोग हैं? ये किस लिए मिले हैं? ये कोई देश की सेवा के लिए मिले हैं क्या? ये अपनी सेवा के लिए मिले हैं, अपने आप को बचाने के लिए मिले हैं, अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। ममता कहाँ से जन्म ली थी? कांग्रेस के विरोध में। लालू जी का जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ था। अखिलेश का जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ था। केजरीवाल का जन्म किस चीज के लिए हुआ था? आज सारे भ्रष्टाचारी मिलकर चोर चोर मौसेरे भाई का खेल खेल रहे हैं। बीजेपी में बड़ी संख्या में दूसरे दल के लोग शामिल हो रहे हैं। प्रवेशोत्सव रोज हो रहा है और बड़े नेता से लेकर छोटे नेता। कांग्रेस का कहना है कि लालच दिया जा रहा है या डराया जाता है। अरे भाई, तो आप भी तो पार्टी हो, आपके नेता पे आपके लोगों को विश्वास नहीं है। आपका नेता खुद भ्रमित व्यक्ति है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। ये लोग कौन लोग हैं? कल तक टोपी पहनने की राजनीति करते थे, आज मोदी ने एक विषय छेड़ा पूरे देश में एक करने का, तो अब माला फेरने चले हैं। तो जो खुद में भ्रमित हो उस नेतृत्व के साथ कौन जाएगा? और जो नैया डूबने वाली हो उस पर कौन अब सवारी करेगा? धर्मांतरण, हिंदुत्व, ये विधानसभा में भी मुद्दा थे और अब राम मंदिर भी आप लोगों ने बनाया, उसको लेकर भी माहौल है। और क्या ये मुद्दे इस बार भी जागृत रहेंगे? देखिए, राम मंदिर हमारा वैचारिक मुद्दा था। 370 हमारा वैचारिक मुद्दा था। हमारे जनसंघ काल से, हमारे स्थापना काल से पार्टी के हमारे नेताओं ने शहादत दी इसके लिए। 500 साल तक कई पीढ़ियां खप गई राम मंदिर के सपने को देखते देखते। 370 धारा के लिए हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। और पिछले 5 वर्षों में हमने इन वैचारिक मुद्दों को पूरी तरह से जनता के बीच में इसको स्वीकार कराया। लोग भय का वातावरण आते थे कि जिस दिन राम मंदिर बनने की बात आएगी उस दिन देश में आग लग जाएगा। एक तिनका भी जला क्या मेरे भाई? आज भव्य राम मंदिर बना तो देश का हर मंदिर में घंटी बजी, देश के हर मंदिर में कीर्तन हुए। कोई मोदी जी ने करा दिया क्या?
देश की जनता का जो भावना था वो जागृत दिखा। आज राम मंदिर राष्ट्र मंदिर के रूप में दिख रहा है। लोगों की आस्था और विश्वास और लोगों की आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया है राम मंदिर। और 370 धारा में तो कश्मीर गया था अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में यात्रा में। वहाँ पर स्टोन पेटर्स और क्या क्या चीज़ें चलती थी, इसकी कल्पना नहीं होगी आपको, क्योंकि मैं वहाँ गया था। मैं, हो सकता आप भी गए होंगे। मैं कि स्टोन पेटर्स जैसे लोगों से मिला भी था कि क्या उसकी थी सरेंडर पॉलिसी थी उसकी। और सरेंडर पॉलिसी के बाद कश्मीर पुलिस में ज्वाइन कराकर उस तरह की चीज़ों को खेला जाता था। 5 साल से वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। 370 धारा समाप्त होने के बाद चीज़ें देख रहे हैं। है हिम्मत कैसे आतंकवादी को कि वहाँ पर इस तरह की गतिविधि कर दे। आज देश का सीना फख्र से कहता है कि नहीं, कश्मीर हमारे साथ है। पहले लोग कहते थे कि कश्मीर के कारण इतना आतंकवाद हो रहा है, कश्मीर क्या कारण हमको परेशानी झेलनी पड़ रही है। अपने ही भूभाग से लोग को डर लगने लगा था। आज इस चीज़ों को किसी ने परिवर्तित किया तो नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार ने किया है। तो मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ कि आज देश के वैचारिक मुद्दों को भी हम लोगों ने जीता और लोगों के विश्वास को जीत कर यहाँ पर काम कराया है। विधानसभा चुनाव में देखा गया कि कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह खुद कांग्रेस भी मान रही है कि उनके नेताओं का आपसी मतभेद था, वो आपस में ही एक दूसरे को हराने के लिए काम कर रहे थे। क्या लोकसभा में भी ऐसा आपको नज़र आ रहा है कि विपक्ष बिखरा हुआ है? देखिए, मैं इस विषय पे कांग्रेस के अंदरूनी मामले हैं। जब आप किसी के लिए कांटा बोएंगे तो आपके लिए कोई फूल देगा, ऐसा तो होता नहीं है राजनीति में। लेकिन आपके कर्म ऐसे थे जिसके कारण आपने भोगा है। आपने ना जनता की सेवा की, ना अपने कार्यकर्ताओं की पूछ ली और अपने नेताओं को निपटाने में लगे रहे। तो ये तो सज़ा आपको मिली है और सज़ा के दोषी भी आप ही हैं। बिल्कुल नितिन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। व्यस्त समय में से हमें समय देने के लिए। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ नितिन नवीन जी थे, प्रभारी की भूमिका में है और विधानसभा के बाद अब अपने विजय रथ को लोकसभा की ओर लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार दौरे कर रहे हैं, समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और आने वाले समय में ये दौरे और तेज होंगे। केंद्रीय नेताओं के भी दौरे होंगे। क्लीन स्वीप का भाजपा का दावा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि भाजपा क्लीन स्वीप कर पाई हो, लेकिन विधानसभा में बड़ी जीत के बाद भाजपा बहुत उत्साहित है और लोकसभा में क्लीन स्वीप के लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। खास मुलाकात में इतनी।